जेजेपी के नेताओं को पहले अपना घर चेक कर लेना चाहिए कि उनके साथ कितने उनके विधायक हैं जी। क्योंकि उनके 4-5 विधायक तो कोई बीजेपी का समर्थन कर चुका है, यही उनकी इस बात पे मीडिया के सामने खंडन कर चुका है कि हम उनका साथ नहीं देंगे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अब की बार जो नतीजे आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले आने की उम्मीद करता हूँ मैं जी। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी शायद उम्मीद ना हो, ऐसे नतीजे अब की बार जो है ना इस लोकसभा के आने वाले हैं। तो अभय सिंह चौटाला जी का मेरे ऊपर एक एहसान है और बलराज कुंडू एहसान फरामोश इंसान नहीं है। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। इस टाइम पे महम में मौजूद हैं और काफ़ी बड़ा नाम महम का माना जाता है जब इलेक्शंस की चर्चा होती है। और बलराज कुंडू के ऑफिस में हम बैठे हैं। हरियाणा जनसेवक पार्टी, आपने नाम सुना होगा, एक नई पार्टी का गठन हरियाणा में हुआ है। उसी के सुप्रीमो बलराज कुंडू जी हमारे साथ मौजूद हैं। महम से विधायक हैं, निर्दलीय चुने गए थे। कुछ एक मुद्दे हैं, कुछ एक पर्सनल उनके जीवन को लेकर, कुछ एक हमारे दिल में जो सवाल हैं उनको लेकर उनसे मुलाकात हो रही है और जानेंगे उनके जीवन के बारे में और फिलहाल जो राजनीतिक दृष्टिकोण जो है वो जानने की कोशिश करेंगे उनका। नमस्कार। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में आए क्यों? कौन सी चीज़ थी जो आपको राजनीति में लेके आई? मुझे खुद नहीं पता इस बात का कि मैं राजनीति में कैसे आ गया। मैं तो पूर्ण रूप से नॉन पॉलिटिकल परिवार से जी। और जो है मेरे जब खानदान में, मेरे परिवार में किसी ने पंचायत मेंबर का भी चुनाव लड़ने की नहीं सोची और ना ही मेरी सोच थी। किस प्रकार से ये मोड़ आया मुझे खुद आज तक समझ में नहीं आया। मैं तो एक अलग सोचकर अलग जीवन शैली जीने वाला व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन ऐसे राजनीतिक बीच के हालात बने जिसकी वजह से, दोस्तों की वजह से, दोस्तों के साथ उनके चुनाव में मदद करने, उनका साथ देने गया था, खुद इस राजनीतिक की इस भीड़ में खो गया। अभी हम थोड़ी देर पहले आए थे, लगभग 1.5-2 घंटे से तो मैं देख रहा हूँ आप लोगों के बीच हैं। अक्सर जो विधायक होते हैं, एमपी होते हैं, उनके घर में बड़े बड़े कुत्ते होते हैं, बाहर अच्छे अच्छे दरवाजे लगे होते हैं, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो मिलने मिलवाने वाले होते हैं। तो ये सब शिक्षा, ये मतलब कहाँ, किसको फॉलो कर रहे हैं आप? किसकी वजह से ऐसा है आप में? देखिए, मेरी तो ये परंपरा हमारे उसमें, मेरे तो ऑफिस में शटर भी नहीं लगवा, लोग भी नहीं, खुले रहते हैं 24 घंटे, सिर्फ ग्लास के डोर हैं, आप सामने देख रहे हैं जी। तो ये तो अब अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, ये संस्कार अपने माँ बाप से मिले। भाई इस राजनीति को भी मैं इसी सोच के साथ आया हूँ, सेवा भाव की सोच से। बात करें पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स में कोई है ऐसा इंसान जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं अब तक की जो राजनीति रही है? देखिए, राजनीति के अंदर अगर मैं पुराना वो करूं तो चौधरी छोटराम जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, पटेल साहब, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, वो विचार था। भगत सिंह कोई एग्रेसिव उसका वो नहीं था जी। भगत सिंह ने एक विचार दिया था लोगों में। इन सारी चीज़ों से प्रेरित होकर जो है ना, राजनीति को सिर्फ सेवा भाव के आकलन को लेकर जो है मैं इसको कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ, और जब तक करूँगा उसी भाव से करूँगा। निर्दलीय के तौर पे जब आपने अपना नामांकन दाखिल किया तो उस दिन का मैं थोड़ा सा जो सपना था आपकी आंखों में वो जानना चाहूँगा। एक नॉर्मली आप ट्राई लेने के लिए ही सिर्फ फार्म भर रहे थे या आपको विश्वास था कि आप जीतेंगे? देखिए, वो विश्वास मेरे साथ जो मेरा परिवार, जो महम का, जो मेरी टीम थी, मेरी मातृशक्ति थी, बुजुर्ग थे, युवा साथी थे जी, वो उनका हौसला और उत्साह था। मुझे नहीं पता था उसका नतीजा क्या होगा, लेकिन उन सब ने कह के ही वो फार्म भरवाया था और उन्हीं सब की ताकत और ब्लेसिंग की वजह से मैंने वो कदम उठाया था। जितना कि मैं आपकी स्पीच वगैरह सुन पाया उनमें मतलब मुझे ये चीज़ नज़र आई कि आप जो भाई भतीजावाद की राजनीति है या पिता पुत्र की राजनीति है उसका अक्सर विरोध करते रहे हैं।
तो आप अभय चौटाला जी के साथ चले गए अभय चौटाला जी के साथ मेरे जाने की कई वजह हैं। पहली वजह की अगर मैं बात करूं तो अभय सिंह चौटाला जी का मेरे ऊपर एक एहसान है, और बलराज कुंडू एहसान फरामोश इंसान नहीं है जी। मैंने अपने बुज़ुर्गों से, अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, परिवार से ये संस्कार पाए हैं जी। भी कोई आपकी मदद करता है तो जब उसको ज़रूरत पड़े तो उसकी मदद के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। तो मेरे 2019 के चुनाव में अभय सिंह जी ने मुझे समर्थन दिया था, अपना कैंडिडेट यहाँ से नहीं उतारा था जी। उस बात को लेकर मैंने जो है उनका समर्थन करने का ऐलान किया था। अभय सिंह जी का मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने कहा बलराज भाई मैं नामांकन भरूंगा, उसमें आपको आना है और आपका साथ चाहिए मुझे। तो मैंने एक सेकंड, एक पल गवाए बगैर कहा था बिल्कुल मैं आऊँगा और आपका साथ देंगे। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में वास्तविक रूप से किसान का, मजदूर का, गरीब का, कमेरे वर्ग की कोई आवाज़ को बुलंद करता है वो महम का विधायक बलराज कुंडू और दूसरा नंबर अभय सिंह जी का भी आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा, सोच भी मिलती है। अभय सिंह जी के बारे में लोग बदनाम, उनको तरह तरह की बातें सुनने को मिली थी जी जी। लेकिन अब विधायक बनने के बाद, विधायक बनने से पहले मेरे भी संबंध अभय सिंह जी के साथ नहीं थे, लेकिन विधायक बनने के बाद उस सदन में हम वो भी हैं, सदन के हमारे साथी हैं, बड़े भाई हैं। वहाँ जिस प्रकार का व्यवहार और उनके से मिलना हुआ तो उस कथनी में और प्रैक्टिकल रूप में जो लोग कहते थे उसमें मेरे को काफ़ी डिफरेंस मिला। और अभय सिंह के अंदर मेरे को एक जुबान का धनी जो है ना, एक ऐसा व्यक्तित्व नज़र आया जो मेरे व्यक्तित्व से मेल खाता है। ये भी एक वजह है कि मैंने उनका साथ देने का ऐलान किया और मैं अभी आगामी 2-4 दिनों के लिए उनके क्षेत्र में उनके वोटों की अपील करने भी मैं जा रहा हूँ। जो पैनी नज़र है आपकी इलेक्शंस पे भी होगी, आप लोगों से मिल भी रहे हैं, क्या लगता है जनता का मूड क्या है? देखिए, अब की बार जनता जागरूक होकर अपने वोट का, मत का इस्तेमाल करेगी जी। अब की बार जनता बोल कम रही है, वोट की चोट ज़्यादा करने का मन बना चुकी है, साइलेंट वार करेगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अब की बार जो नतीजे आएंगे वो बहुत चौंकाने वाले आने की उम्मीद करता हूँ मैं जी। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी शायद उम्मीद ना हो, ऐसे नतीजे अब की बार जो है ना इस लोकसभा के आने वाले हैं, ऐसा मेरा मन कहता है। और ऐसा मैं जो लोगों के बीच में जा रहा हूँ और लोगों से जो बात सुन रहा हूँ वो मुझे एहसास हो रहा है कि 10 सीटें हैं, 10 में से क्या लगता है कौन कितनी ले रहा है, लगभग अंदाजा लगाया जाए? मैंने कहा ना, ये मैं अभी ये कहना, कोई नंबर से बताना वो ज़्यादा वो नहीं होगी बात। मेरा यही कहना है कि भाई अब की बार लोगों के अंदर एक रोष है, उसको दिखा कम रहे हैं, अंडर करंट हो गए, मेरे ख्याल उसकी चोट करेंगे, वोट की चोट। उस लिहाज से जो नतीजे आने की मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, ये वो अनएक्सपेक्टेड, अनबिलीवेबल जो है ना रिजल्ट सामने आ सकते हैं। जी जी। ये मेरा अपना मानना है, अपनी सोच है। थोड़ा सा पॉलिटिक्स को साइड में कर दें तो नरेंद्र मोदी के कोई काम जिनसे आप प्रभावित हों? देखिए, हकीकत तो है, मैं इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं आज नरेंद्र मोदी जी जो मैं लोगों की वह भावना कर रहा हूँ, जो एक उम्मीद, एक वो था, पता नहीं आज वो करंट जो है ना लोगों में नहीं है, देखने को मिल रहा है जी। बाकी नतीजे क्या होंगे ये तो 5 तारीख को पता लगेंगे, लेकिन ये सच्चाई है जो मैंने आपको बताई है। ईडी का शिकंजा आप पे भी काफ़ी बार शायद कसने की कोशिश हुई, काफ़ी बार आप भी सुर्खियों में रहे।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एन चुनाव के एन पहले आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है? देखिए, उस बात का तो जवाब भी जनता देगी। जनता जनार्दन है, वो सबसे बड़ी जज वही है जी। और वो अपने वोट के आधार पर उस बात का जवाब देगी कि वो कितना सही था और कितना गलत था। अच्छा, आमतौर पे है ना, हम सर्वे वगैरह के लिए जाते हैं तो लोग एक बात बोलते हैं, मतलब चाहे वो कम लोग ही बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर फिर से बीजेपी सरकार आ गई तो संविधान ख़त्म हो जाएगा, वोट पड़ना ही बंद हो जाएंगे। इस तरह की सोच कैसे है, आपके दिल में भी है क्या ऐसा? ऐसा भाव समाज के कुछ तबके में ज़रूर है। तो इसका रीज़न क्या है? सच में बीजेपी में ऐसा कुछ है या फिर आप बीजेपी में भी शायद रहे हैं थोड़ा? देखिए, ये भाव जरूर है, उसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन ऐसा एक डर, एक भय समाज के कुछ लोगों में जरूर है। और उसका जो है, ये कांग्रेस ने तो इस बात को मुद्दा ही बनाया हुआ है। उसका नतीजा क्या आने वाला है ये 5 तारीख को पता लगेगा। अच्छा, बलराज जी, आपने है ना लोकसभा चुनाव से कुछ टाइम पहले आपने काफ़ी बड़ी बड़ी रैलियां की इस एरिया में भी, और भी उकलाना साइड भी शायद की। तो उनकी मतलब वजह ये थी, आप लोकसभा चुनाव लड़ने वाले थे, कैसे यू टर्न ले लिया आपने, या क्या मतलब क्या मसला था? देखिए, मैंने हर रैली में अपने में ये कहा है कि हम लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लोकसभा का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, हमारा फोकस सिर्फ विधानसभा पे है। और वो जो रैलियां हम कर रहे थे हर वीक में एक विधानसभा को लेकर, वो अभी इसलिए बंद कर दी कि अब लोकसभा का चुनाव का बिल्कुल बच गया था जी। आज अगर हम रैलियां करते तो मीडिया के साथियों का एक सवाल होता कि हम किसको सपोर्ट कर रही है हमारी उस चीज से कुछ टाइम के लिए, क्योंकि हमने इस बात का निर्णय अपने सभी साथियों पे छोड़ दिया कि उनका जो मन करता है, जो अच्छा लगता है, उस निर्णय को लेते हुए आप लोकसभा की वोटिंग करें जी। तो ये चुनाव होने के बाद दोबारा से फिर हमने अगली प्लानिंग एजेंडा हमारा बनाया हुआ है। हम ये रैलियां कलानौर की है, दादरी की है, जींद की है, ये एजेंडा हम आगे, नारनौंद की है, हम आगे रैलियां दोबारा से करना चालू कर देंगे अगले महीने से। बलराज जी, जो महिलाओं के लिए आपने काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं, बसें हैं लड़कियों के लिए आपने काफ़ी शुरू की हैं, तो आप महिलाओं का जो स्थान है वो कहाँ देखते हैं? कितना फ़र्क जो महिला उत्थान है उसमें हो पाया, या आपकी नज़र में महिलाओं को कहाँ होना चाहिए, क्या सुधार की ज़रूरत है, क्या कमी है, कितना वो उठ पाई आज़ादी के बाद अब तक? देखिए, मैं ये मानता हूँ महिला और पुरुष में आज कोई फ़र्क नहीं है जी। आज महिला पुरुष में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है। आज हर चीज़ में महिला पुरुष के बराबर है, कई चीज़ों में तो बहुत महिलाएं पुरुष से आगे भी हैं जी। तो ये इस प्रकार की मिथ्या आज के इस युग में, अब बहुत दुनियादारी बदल चुकी है। अब जो है आज के इस अवेयरनेस के युग में हर कोई इस बात को समझता है जी। तो आज महिला कहीं भी पुरुष की तुलना में पीछे नहीं है। महिलाएं बराबर हैं, मैं तो मानता हूँ आज ऊपर हैं। आप देखिए, रिजल्ट जब कोई आता है तो उसमें टॉप पर जो है ना हमारी लड़कियां बेटियां आती हैं। कोई नौकरी का आता है, कोई एजुकेशन का रिजल्ट आता है, कोई यूपीएससी का रिजल्ट आता है, एसएससी का रिजल्ट आता है। तो हमारी लड़कियां हमारे लड़कों से कम नहीं होती, किसी से कहीं ना कहीं आगे नज़र आती। तो आपने चुनाव के लिए लगभग तैयारी कर ही रखी है, विधानसभा में आप उतरेंगे, तो क्या माना जाए, आप मतलब अकेले अपनी पार्टी के साथ ही उतरेंगे या फिर किसी से गठबंधन रहेगा, जैसे अभय चौटाला से या किसी और से? देखिए, अभी समय बताएगा, समय बाकी है। राजनीति में किसी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारी सोच और हमारे एजेंडे के साथ जिसकी विचारधारा मैच करते हुए निश्चित रूप से मैं ऐसे किसी लोगों से, ऐसे किसी दल से गठबंधन करके भी चुनाव लड़ने का कोई परहेज नहीं है।
तो ये परिस्थिति के अनुसार आगे चल के निर्णय लिया जाएगा। चलिए, आप महम से आते हैं तो कम से कम महम की जो सीट है, ये रोहतक की जो सीट है, उसके बारे में तो थोड़ा बता दीजिए कि कौन भारी लग रहा है आपको यहाँ से, लोकसभा में मैं बात कर रहा हूँ। मुझे भारी जनता लग रही है और अब की बात जनता अपना निर्णायक जो है ना वोट करने वाली है। ठीक है। बलराज जी, आप अगर जनता आपको मौका देती है, आप अगर सीएम की कुर्सी पे होते हैं, तो कौन से ऐसे प्रमुख काम जो लगते हैं आपको, जो प्राथमिकता के आधार पे आप करने वाले हैं? देखिए, अभी मैं उस दौड़ में नहीं हूँ, सीएम की दौड़ में। अभी जो इस प्रकार की सोच मैंने बनाई नहीं है कि सीएम बनूंगा तब क्या करूँ ना। लोग जब सीएम आया इस तरह के नारे लगा रहे थे, आप नहीं चढ़ रहे थे पीछे से रैली में। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भावुकता में कोई साथी बोलता है तो वो उसका एक अपनापन कहूँगा मैं अभी उस दौड़ में नहीं हूँ कि मैं सीएम की दौड़ की बात करूँ। जब उस दौड़ में आ जाऊँगा तो वो एजेंडा भी क्लियर कर दूँगा। ठीक है। तो अच्छा, अब तक जो इलेक्शंस हुए हैं, कोई टीस आपके दिल में, मतलब जो भी जितनी भी सरकारें आई, कोई काम जो नहीं हो पाया, आपको लगता है कि इस काम पे तो सरकार ने काम ही नहीं किया? मेरा ये मानना है, हुआ क्या है। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल होने को हो गए। आज तक हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है। आज तक हमारे गांव में सीवरेज सिस्टम नहीं है। आज तक हमारे गांव में हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। आज तक हमारे गांव में जो स्कूल पुराने बुजुर्गों ने बनाए थे वो जर्जर हो चुके हैं, स्कूलों की हालत ख़राब हो चुकी है, एजुकेशन सिस्टम जीरो है। आज तक इतने साल में आज तक जो ना बिजली की, आज भी हर चुनाव में एक चुनावी मुद्दा होता है, आपको 24 घंटे बिजली देंगे। और ये मैं आज इतनी उम्र हो गई, पिछले 30 साल से जब होशोवास संभाला, 35 साल से हम हर चुनाव में ये जुमला सुनते आए हैं। आज तक वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। आज तक रोजगार की जो ना इतनी भारी किल्लत वो नहीं कर पाए हैं। आज हर बार मुझे ये बना दो, मैं ये करूँगा, ये बात सुनते आए हैं। मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी है यहाँ 10 साल अब बीजेपी राज रहेगी। उससे पहले 10 साल कांग्रेस का राज था। यानी 10 साल का कितना लंबा समय होता है। मैंने ये नहीं सुना कि मैंने 10 साल में ये किया। आगे की बात करते हैं, मुझे आगे फिर बना दो, मैं ये करूँगा। ये दुर्भाग्य है। अभय चौटाला और सुनैना जो चौटाला जो हिसार से जो इलेक्शन फाइट कर रही हैं, वो अक्सर एक आरोप लगाती हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं ना, इनेलो को छोड़ के सारे के सारे बीजेपी के ही एजेंट हैं। इस बारे क्या सोचते हैं आप? देखिए, इस बात का जवाब देने में मैं बड़ा असहजता महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये लगता है कि मेरे को छोड़ के कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब आप सिर्फ बीजेपी के एजेंट नहीं, बाकी सब बीजेपी के एजेंट हैं। तो इस बात का एंडलेस है। इस बात का बहुत लंबा मुद्दा है। तो इस बात को कहना और साबित करना वो बड़ा कठिन काम है। जी। आप है ना एक समाज सेवी हैं, और अगर मैं बात करूं, आप शायद कई बार रामपाल के आश्रम में गए हैं, उधर बाबा राम रहीम हैं, वो आजकल जेल में हैं, आसाराम जी जेल में हैं। कहीं ना कहीं वजह ये मानी जाती है, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो बोलते हैं कि समाज सेवा की वजह से ही वो जेल में हैं, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए। आप क्या सोचते हैं? देखिए, मेरे साथ हर धर्म और उसमें आस्था रखने वाले लोग हैं जी, और मैं अपने परिवार के उन लोगों की भावनाओं को देखते हुए मैं हर जगह जाता हूँ। मेरी तो जो सोच और मेरी जो वो है, वो सर्वधर्म को सम्मान देना, उसकी इज्जत करना, उसका वो करना है। उसी के संदर्भ में मैं जाता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, उनकी आस्था को जो ना फूल चढ़ाता हूँ। बाकी ये बात वो ईश्वर है, वो ज़्यादा जानता है। अच्छा, नैना चौटाला के ऊपर हमला हुआ है पीछे अभी 2-3 दिन पहले, उस पर आपका कमेंट जरूर चाहूँगा। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो वो महिला, और दूसरी बात कोई राजनीतिक दल का कोई नेता है। आप उसके साथ इस प्रकार से अहिंसा से कोई हमला करना, ये बहुत ही गलत मानता हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ।
और ये तो जंगल राज की बातें हो गई। लोकतंत्र के अंदर आपको अगर किसी नेता और पार्टी को सज़ा देनी है तो वो वोट की चोट पे दीजिए, जी जी। उसको बेदखल करके कीजिए। लोकतंत्र के अंदर जो पावर है वो सत्ता पे बैठाने की और उतारने की, वो पावर जनता के पास है। जनता अगर उस पावर को समझेगी तो उस पावर को इस्तेमाल करे, उसकी वोट की चोट पे उसको जो है ना सज़ा देने का काम करे। जी जी। इस प्रकार का किसी नेता का या किसी पार्टी के और विशेषकर महिलाओं के ऊपर इस प्रकार वो करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारी सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ है। मैं इसकी पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ। अल्पमत में सरकार है, अब बलराज कुंडू का स्टैंड क्या है? अगर दोबारा सरकार बनती है तो वो किसके साथ हैं? देखिए, मैं पूर्ण रूप से विपक्ष में हूँ और आज संवैधानिक रूप से अगर देखा जाए तो सरकार अल्पमत में है और मैं उसमें विपक्षी में गवर्नर मुहिम गवर्नर को अपना पत्र भेज चुका हूँ फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए। लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है, मैंने पहले मीडिया के साथियों को भी कहा है कि ये जो बात हो रही है, जेजेपी वाले नेता बोल रहे हैं कि हुड्डा साहब सरकार को गिराएं, हम 10 विधायकों के साथ हमारी पार्टी उनका समर्थन साथ करेगी। मेरा ये मानना है जेजेपी के नेताओं को पहले अपना घर चेक कर लेना चाहिए कि उनके साथ कितने उनके विधायक हैं, क्योंकि उनके 4-5 विधायक तो कोई बीजेपी का समर्थन कर चुके हैं, यही उनकी इस बात पे मीडिया के सामने खंडन कर चुका है कि हम उनका साथ नहीं देंगे। उस सूरत में अगर बात करें तो अगर उनके 4 विधायक भी एब्सेंट हो जाते हैं तो बीजेपी की सरकार को कोई खतरा है ही नहीं। 4 विधायक उनके एब्सेंट हो जाए, 2 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, सदन में 6 विधायकों की संख्या कम होने के बाद 84 रहेगी। 84 के हिसाब से अगर काम दे तो 43 की रिक्वायर बहुमत साबित करने के लिए 43 आज है ना। 43 में 40 विधायक भाजपा के हैं, 2 निर्दलीय हैं और एक उनके पास जो है ना गोपाल कांडा जी हैं, तो उनके पास 43 की संख्या पूरी है। तो सरकार गिरने का मेरा ये मानना है नहीं गिरेगी। लेकिन संवैधानिक रूप से आज देखें, बात करें तो सरकार अल्पमत में है। उसी सूरत में हमने महामहिम गवर्नर को प्रदेश में सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लागू करने की हमने जो है ना उनसे रिक्वेस्ट की है। उस पर क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। कांग्रेस का डेलीगेशन भी गवर्नर साहब से मिल के आया था, अपना ज्ञापन सौंप के आया था, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया तो अभी तक आई नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलते ही 1-2 दिन पहले ये आरोप लगाया कि बीजेपी है ना 1 महीने के अंदर अंदर योगी आदित्यनाथ है उसको भी हटा देगी, जैसे मनोहर लाल खट्टर को हटाया। आपको भी लगता है ऐसा? देखिए, वो बड़े नेता हैं, उनका आकलन और विजन बड़ा है। हम तो एक छोटे से विधायक हैं मैम के, ये बड़े विजन की बातें, मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा है तो किसी बेस पे ही बोला होगा, तो इस बात का जवाब तो केजरीवाल जी दे सकते हैं। अच्छा, खट्टर को है ना डम्मी कैंडिडेट के तौर पे अक्सर विपक्षी घेरते हैं, तो सच में ही डम्मी कैंडिडेट हैं या नायब सैनी सरकार चला रही है? आप रहते हैं विधानसभा में उनके साथ। देखिए, मैं तो लोगों से ये सुनता हूँ आज की डेट में भी खट्टर साहब सुपर सीएम के रोल में हैं। बाकी तो इस बात का जवाब अब नायब मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से या मनोहर लाल जी से लीजिए, वो बताएंगे कि सच्चाई क्या है। जैसे मैं चाबी के निशान पे मैंने इलेक्शन फाइट किया, उसके बाद मैं बीजेपी में आ गया, फिर से मैं कमल के निशान को छोड़ के फिर से मैं चाबी पे आ गया। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हालांकि अभय चौटाला इस पे कोई कानून बनाने की बात भी कह चुके कि कोई सख्त कानून बने। देखिए, बिल्कुल बनना चाहिए और इस प्रकार के अवसरवादी लोगों को जब तक राजनीति से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक ये सिस्टम और व्यवस्था नहीं बदलेगी। आज एक दल में वो आदमी चोर होता है तो दूसरी पार्टियां उसको चोर बताती हैं, और वही व्यक्ति जब उनकी पार्टी में आ जाता है तो वो दूध का दूल्हा स्वच्छ हो जाता है। ये मिथ्या, ये हमारे लोगों को समझनी होगी चीज़ें। इस प्रकार की चीज़ का जो है ना जवाब और उसका जो परमानेंट इलाज या उसका सॉल्यूशन ऐसे लोगों से किस प्रकार से पीछा छुड़ाया जाए,
ये जनता को सोचना होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां और ये दल अपने स्वार्थ में इस प्रकार का जो गेम कर रहे हैं, एक दूसरी पार्टी में बदलने का स्वार्थ के मौका परस्ती का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को अकल ठिकाने लगाना और उनका ये सोचना कि जनता बेवकूफ़ है, तुम बहुत समझदार हो, ये जनता की अवेयरनेस पे ही जो है ना डिपेंड करता है। आपकी नज़र जो है विधानसभा पे है और 90 विधानसभा हैं, तो आपने 90 विधानसभा के लिए अभी से तलाश जारी कर दी है, कैंडिडेट हैं जो, या उनके लिए क्या परफॉर्मा रहेगा, कैसे आप चुनेंगे उन लोगों को, कैसे निकाल के लाएं? वो हम आकलन करेंगे, लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमारी टीम काम कर रही है, लोगों से विचार विमर्श कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य अच्छे पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति प्लेटफॉर्म देने का है, और उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से 2024 की हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में हरियाणा जन सेवक पार्टी बहुत अहम रोल के साथ हो, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई आखिर में आप कोई संदेश जो अपनी तरफ से देना चाहें हमारे दर्शक आपको जो देख रहे हैं? मेरी तरफ से संदेश यही है, मैं हरियाणा प्रदेश के अपने परिवार के लोगों से, बड़ों से, छोटों से, युवाओं से यही अपील करता हूं कि वोट एक ऐसा अधिकार है जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, और वोट देने का निर्णय आपके विवेक और बुद्धि से सोच के देना, ये वोट आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो नीतियाँ और कानून बनाने का काम करेगी जो प्रतिनिधि चुन के जाएगा। इसलिए वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें, और विवेक और बुद्धि के साथ इस बात को देखते हुए करें कि ये वोट जिसको आप दे रहे हैं क्या वो इसके काबिल है कि नहीं, क्या वो डिजर्व करता है। अगर इस सोच के साथ आप अपने मत का इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी वोट आपके बच्चों के और आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा ऐसा अस्त्र और शस्त्र बनने का काम करेगी जिससे उनका भविष्य सुनिश्चित होगा। तो बलराज कुंडू जी हमारे साथ मौजूद थे, महम से विधायक हैं और पार्टी के सुप्रीमो हैं, जनसेवक हरियाणा जनसेवक पार्टी इन्होंने नई गठित की है, और भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं सर आपको। और इस वीडियो को प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इस वीडियो के बारे आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।